तो साहब गुरुदत्त जो पुणे में थे प्रभात स्टूडियो में और फिर बंबई आ गए थे, वो कोलकाता से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से बंबई, बंबई से पुणे, पुणे से वापस बंबई पहुंचे थे। कोलकाता के पहले वो कहाँ थे वो मैं बाद में बताऊंगा जब उनके बचपन का जिक्र करूंगा। तो गुरुदत्त साहब प्रभात में 3 साल असिस्टेंट का काम करके बंबई आ गए। बंबई में उन्होंने अमीर चक्रवर्ती को असिस्ट किया, विश्राम बेड़ेकर को किया और सबसे बढ़कर ज्ञान मुखर्जी को उन्होंने असिस्ट किया संग्राम पिक्चर में। और ज्ञान मुखर्जी उनको बहुत उस पर शफकत रखते थे। गुरु दरअसल बड़ा अच्छा असिस्टेंट था, बहुत अच्छा उसका बर्ताव था, काम की उसको अच्छी समझ थी। तो 6 साल तक उसकी घिसाई हो चुकी थी और तब तक देवानंद स्टैब्लिश हो चुके थे, नवकेतन भी स्टैब्लिश हो चुका था एक प्रोडक्शन कंपनी के तौर पर। तो एक दिन अचानक गुरु के पास फोन आया। देव ने कहा, गुरु आ जा यार। देव ने बिल्कुल गैर मुतवक्किल तौर पर अनएक्सपेक्टेडली देव गुरु को फोन किया। गुरु पहुंचा। देव प्रभात में पुणे में किए हुए अपने वादे की ईफा करने को तैयार था। उसने कहा, गुरु नवकेतन की अगली पिक्चर तुम डायरेक्ट करोगे। गुरु देव पे बाजी लगाने को तैयार था। देव गुरु पे बाजी लगाने को तैयार था और उसने इत्तेफाक, फिल्म का नाम था बाजी। हाज़रीन, ये वो फिल्म थी जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख काफी बदल कर रख दी। इस फिल्म में बहुत शख्सियतें थीं जिन्होंने अपनी बाजी लगाई। चेतन आनंद साहब फिल्म के प्रोड्यूसर थे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से निकलकर डून स्कूल में पढ़ाकर शिमला में रहकर मुंबई पहुंचे थे। इप्टा के बड़े अहम रुकन थे, इंपॉर्टेंट मेंबर। इप्टा में उनके एक और साथी थे, वो भी लाहौर के थे और बड़े अच्छे मुसन्निफ थे, बड़े अच्छी कहानियां लिखते थे, ड्रामे करते थे। फिर वो लंदन चले गए, बीबीसी में रहे कई साल जंग के दौरान। वहाँ उन्होंने बहुत सी रूसी फिल्में देखी, आइजनस्टाइन की, पुदोवकिन की। उस जमाने में रूसी सिनेमा बहुत ही शानदार अपनी जो है वो मेयार पे था, बहुत अच्छी फिल्में बना रहा था। तो वहां से वो लौट के आए, वो वर्धा गए, वर्धा से लौटे, फिर वो गांधी जी के आश्रम में रहे, शांति निकेतन गए, वहां से वो बंबई आ गए। और बंबई में उन्होंने बॉम्बे इप्टा में, वो और उनकी बीवी, खूबसूरत बीवी दमयंती, बॉम्बे इप्टा की जान थी। बड़े अच्छे अच्छे नाटक वो करते थे, वहां पर लोगों से मिलते मिलाते थे। एक बार हबीब तनवीर को डायरेक्ट कर रहे थे ये साहब, जिनका नाम मैं बताने वाला हूँ। हबीब तनवीर से एक इप्टा का नाटक था, वो बड़े बूढ़े किसान का रोल था। वो रो रहे थे, उनको रोना नहीं आ रहा था, तो इन साहब ने खींच के एक थप्पड़ मारा रात के 2 बजे। हबीब साहब रोने लगे, कह रहे हाँ अब तुम ठीक से रोओगे और अच्छी एक्टिंग करोगे। बाद में हबीब साहब ने पूछा, ये आपके एक्टिंग का, डायरेक्शन का क्या तरीका था समझाने का? तो बलराज साहनी ने जवाब दिया, इसको मसल मेमोरी कहते हैं जनाब। इन साहब का नाम था बलराज साहनी। फिर उसी जमाने में देवानंद के साथ ये एक नाटक कर रहे थे, ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ, जुबैदा नाम का, जिसमें इन्होंने देवानंद से ये कहा, लिख के ले लो तुम कि तुम कभी जिंदगी में एक्टर नहीं बन सकते हो। बाद में खैर वो उससे मुकर गए। और ये भी अलग बात है कि जिस मेयार की एक्टिंग बलराज साहनी करते थे, उस मेयार से मुमकिन है उनको लगा हो और शायद बहुत से और लोगों को लगा हो कि देवानंद एक्टर थे ही नहीं, वो अलग बहस है। लेकिन बलराज साहनी उन दिनों बंबई में थे, इप्टा में एक्टिव थे और रूसी फिल्मों की डबिंग कर रहे थे कि फेमस स्टूडियो में चेतन आनंद से उनकी मुलाकात हुई। अब चेतन आनंद ने उनसे कहा कि यार सुनो, एक बहुत मेरा एक साथी फिल्म बना रहा है, नौजवान लड़का है गुरु नाम का, तो तुम उसके साथ आ जाओ। तो बलराज साहनी वहां पहुंच गए और गुरु के साथ मिलकर उन्होंने बाजी फिल्म लिखनी शुरू कर दी। अब बलराज साहनी जब बाजी के पहले थोड़ा सा वो एक फिल्म बना रहे थे, हलचल, के आसिफ प्रोड्यूस कर रहे थे, दिलीप कुमार थे, सितारा देवी थी। और ये बड़ी कमाल की फिल्म है। इसमें बहुत, जिसको कहना चाहिए, एक नफ्सियाती इंटेंस साइकोलॉजिकल स्टडी, नाकाम मोहब्बत की और इश्क की और फिर जेल पहुंचने की। तो बलराज उन दिनों जेल में थे, आर्थर रोड जेल में। वहां से वो जाते थे बंबई, वहां पे शूटिंग करने के लिए हलचल फिल्म की, जिसमें वो एक जेलर का रोल कर रहे थे। ये भी कमाल की बात थी। और जेल में क्यों थे वो और उनके साथी सेलमेट मजरू सुल्तानपुरी, ये एक अलग दास्तान है। तो बलराज साहनी हलचल पिक्चर डायरेक्ट कर रहे थे। जब कर रहे थे एक्टिंग उसमें, तो सेट पे एक आदमी घूमता था
वैसे तो वो बेस्ट का कंडक्टर था, नाम था उसका बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। बड़ी अच्छी एक्टिंग, मिमिक्री करके लोगों को हंसाता था। कभी कभी शराबी की एक्टिंग करता, ऐसी एक्टिंग करता लोगों को लगता भाई कमाल है, तो असली शराबी है, फिर एकदम सोबर हो जाता था। तो बलराज साहनी ने, वो एक्स्ट्रा था हलचल में, उसकी एक्टिंग देखी तो उन्होंने उससे कहा एक काम करो, हम लोग बाजी की स्टोरी पे काम कर रहे हैं, गुरुदत्त, मैं, देव और चेतन वगैरह, तुम नवकेतन के दफ्तर में घुस जाना और धड़ल्ले से अपनी एक्टिंग करना। वही किया, वो आदमी घुस गया, धड़ल्ले से उसने शराबी की एक्टिंग की, फिर एकदम सोबर हो गया। गुरु देख के मबहूत हो गया, कहने लगा भाई कमाल की बात है। वो उस शख्स के लिए, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के लिए, गुरु ने बाजी पिक्चर में खास तौर से रोल निकाला। फिर आगे तो वो गुरु की हर फिल्म का लाजमी जुज हो गया, यहां तक कि लोग कहते हैं उसके चक्कर में गुरु ने अपनी कुछ फिल्में भी बर्बाद कर दी, लेकिन उसको रोल दिया। बाद में गुरु ने कहा यार देखो तुम शराबी की एक्टिंग करते हो, ये बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, ये बड़ा नाम अटपटा सा है, मुझे जॉनी वॉकर बहुत पसंद है, तुम शराबी की एक्टिंग करते हो, तो आज से तुम्हारा नाम होता है जॉनी वॉकर। तो आज भी जॉनी वॉकर बाजी फिल्म में आया। उसके बाद तो इतने बड़े स्टार बन गए कि उनके नाम से फिल्में बनने लगी। बाजी से ही राज खोसला गुरु के असिस्टेंट बने। वो साहब आए थे, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से थे, और आए, गाना गाना चाहते थे। देव आनंद ने उनसे कहा कि यार मेरा एक दोस्त फिल्म बना रहा है, तुम जाओ उससे मिल लो, उसको असिस्ट कर लो। वो गए उसके पास, तो गुरु ने पूछा भाई तुमको असिस्टेंट का काम आता है? मैंने कहा हाँ। झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा तुम्हें हिंदी आती है? झूठ बोल दिया हाँ। काम शुरू हुआ। एक हफ्ते बाद गुरु ने एकदम से कुछ कहा कि यार ये डायलॉग्स लिख के आओ। राज गए, टूटी फूटी हिंदी लिखने लगे। गुरु ने कहा यार तुमने हिंदी कब सीखी? एक हफ्ता पहले, जब आपने कहा। गुरु जोर से हंसा, कहने लगा कोई बात नहीं, कुलदीप को दे दो और तुम असिस्टेंट रहो। राज ऐसे असिस्टेंट बने गुरु के, गुरु की फिल्में की, फिर खुद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने और इतने कमाल के डायरेक्टर बने। उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई, CID और 20 साल बाद, और मैं तुलसी तेरे आंगन की, दोस्ताना, मेरा गांव मेरा देश। आखिर तक वो गुरु को याद कर करके रोते थे। दोस्ती भी थी गुरु से, हमेशा गुरु ही कहते थे, और ये गुरु की खासियत थी जो हर एक यूनिट पे उसके साथ बराबरी से पेश आता था। बहरहाल, तो बाजी की ये टीम जमा हुई। बाजी का संगीत दे रहे थे SD बर्मन साहब और साहिर साहब थे। तो साहिर साहब का आप जानते हैं कि वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, लिए दिए चलते थे अपने आप को, और ये समझते थे कि दरअसल जो लिरिक राइटर है, लिरिसिस्ट है, वो संगीतकार से ज्यादा अहम है। और शायरों में, उर्दू शायरों में सबसे ज्यादा बतौर लिरिसिस्ट कामयाबी उन्होंने ही हासिल की। उर्दू शायरों में क्या, मेरा ख्याल है हिंदी सिनेमा में बतौर गीतकार जो रुतबा, जो हैसियत, जो मुकाम साहिर साहब ने हासिल किया, शायद किसी और ने हासिल नहीं किया। क्योंकि साहिर साहब को इस बात की बखूबी समझ थी कि फिल्म के गाने आसान जबान में होने चाहिए, आसान जबान में आप पेचीदा ख्याल का इजहार करें। तो सचिन दा म्यूजिक दे रहे थे और साहिर साहब उसके गाने दे रहे थे। साहिर साहब और सचिन की मुलाकात पहले हुई थी बहुत ही मज़ेदार अंदाज में। साहिर साहब बम्बई गए हुए थे, वहाँ कुछ ज़्यादा उनको पसंद नहीं आ रहा था माहौल, क्योंकि कौन दूसरों के धुन पे गाने बनाए। साहिर साहब तो खुद अपनी धुन में रहते थे, तलखियाँ, उनका मजमुआ वैसे ही इतना ज़्यादा मकबूल था। तो सचिन दा ने उन्हें एक गाने के बोल दिए और कहा इस पे ज़रा धुन पे बनाइए। साहिर साहब को पता नहीं फिल्म बदी, उन्होंने बना दिया। ठंडी हवाएं उन्होंने लहरा के आए, तुम हो हंसी रुत है जवां कैसे बुलाएं। लता ने गाया, गाना सुपर हिट हुआ। तो बाजी के लिए सचिन दा ने एक बहुत कमाल का तजुर्बा किया साहिर की एक गज़ल का, और वो गज़ल और उसकी रिकॉर्डिंग मुहर्रिक बनी गुरु की ज़िंदगी की सबसे उस वक्त की अहम डेवलपमेंट में। उसकी मुलाकात गीता रॉय से, वो कैसे और किन हालात में हुई, ये किस्सा अपने आप में अलग से बयान करने का मुतकाजी है।